सो अनवी बताए, अनवी बताओ क्या करा था लास्ट टाइम? केमिकल बॉन्डिंग, सब रिकॉर्ड। ठीक है, तो आप देखो नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या था ना लास्ट टाइम, अब कोवेलेंट बॉन्ड करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है देखते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय, क्या सस्ती डेफिनेशन क्या है, फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग, है ना, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाए, खुश हो जाए। एक एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों खुश। तो खुश होंगे ना। ठीक है, ऐसे बनाओगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। ये देखो, जैसे x है, x ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया और y ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो कोवेलेंट बॉन्ड बना कि नहीं, बताओ बताओ। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा CO2 में, ये छोड़ो CH2 बताओ, H2 बताओ, इन सब में क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं ना। CO2 का स्ट्रक्चर कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, बताओ जल्दी, तुम बताओ। हाँ, 4। कैसे बनाएगा? अब ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सीजन कितने बनाता है, 2। एक ऑक्सीजन 2 बनाता है, तो ऐसे बना देगा कि नहीं। और कार्बन भी खुश है, क्या ऑक्सीजन पे लोन पेयर बचेगा, हाँ बचता है ना, जब 2 बॉन्ड बना, मैंने ट्रिक बताई थी। तो ये हो गया CO2 का स्ट्रक्चर। तो बता यहाँ कोवेलेंट बॉन्डिंग है, हाँ है। क्यों हुई कोवेलेंट बॉन्ड? कार्बन के पास कैसे लिखते हो, 2,4 लिखते हो, ऑक्सीजन कैसे लिखते हो, 2,6। 4 कार्बन पे 6 ऑक्सीजन पे थे ना, 1 2 3 4 कार्बन के, इस ऑक्सीजन पे कितने, 6, 1 2 3 4 5 6, इस ऑक्सीजन पे कितने, 6, 1 2 3 4 5 6। तो इनको शेयर करा दिया मैंने, ये इसके साथ शेयर हुआ, ये इसके साथ। बताओ ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, कार्बन का हो गया, कहाँ हुआ अभी, अभी तो दूसरा इधर वाला भी हो जाएगा, तो हो जाएगा, अब हो गया, अब हो गया। तो अब दोनों खुश हो गए, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, कार्बन का भी, तो बन गया ना कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों की दोनों रेडी होने चाहिए शेयरिंग करने के लिए, ठीक है। जैसे आयनिक बॉन्ड में क्या होता था, एक देता था और एक लेता था, और कोवेलेंट में दोनों ही दे रहे हैं शेयरिंग करने के लिए, हाँ दोनों ही दे रहे हैं, ठीक है। क्यों भाई, समझ रहे हो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है यार। सो अब सुनो, कोवेलेंट बॉन्ड के कॉन्सिक्वेंस, जब भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा मतलब सिंगल बॉन्ड, जैसे लिखा x लोन और ये, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, x सिंगल बॉन्ड है, x y के साथ 2 बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर्स है ना, तो क्या होगा ये, यहाँ बताओ, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, 6 मतलब 3 बॉन्ड पेयर, तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। सो मतलब बेसिकली इन शॉर्ट कहने का है, 2 डॉट्स मिलके एक सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड जो है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड समझ में आया, ऑलवेज सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिफोर डबल बॉन्ड, ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड पहले बनेगा। फिर लिख लिया, क्या कर रहे हो, अरे सॉरी फालतू की बात कर। इतने लोग एक ही जगह, इसको बहुत मजा आ रही है। पोलर कोवेलेंट और नॉन पोलर कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड भी अब 2 प्रकार के हो गए, है ना। एक क्लासिफिकेशन क्या है, पोलर और नॉन पोलर, ठीक है। पोलर मतलब क्या हुआ, व्हाट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, अराइजेस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द 2 एटम्स। मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो, 0 ना हो, 0 ना हो, है ना, तो वो बॉन्ड जो होगा, कंपाउंड की बात नहीं कर रहे, बॉन्ड जो होगा वो पोलर होगा, ठीक है, समझ में आया। डेल्टा एम क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ x,
माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और वाई का डिफरेंस होता है ना। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो नहीं है मतलब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना, कुछ तो रहा होगा ना इलेक्ट्रो। तो मान लेते हैं x और y बॉन्डेड है और हम बोल रहे हैं ey इज ग्रेटर देन ex, है ना। ey इज ग्रेटर देन ex, तो बताओ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? y की तरफ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी y की ज्यादा है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं? सो y इलेक्ट्रॉन खींचेगा, y खींचेगा तो डेल्टा नेगेटिव चढ़ेगा। इसमें पार्शियल नेगेटिव बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? पार्शियल पॉजिटिव। तो ये पार्शियल, ये पोलराइज हो गया, इसको क्या बोलेंगे? पोलर हो गया। पोलर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जब बगल बगल आते हैं तो बोलते हैं पोलैरिटी आ गई, पोल्स बन गए ना, डाइपोल। ये डाइपोल टाइप का बन गया कि नहीं? डेल्टा मतलब स्मॉल चार्ज है ना, पार्शियल। तो ये स्मॉल थोड़ा सा इस पे स्लाइटली पॉजिटिव हुआ, स्लाइटली। इसको अगर ऐसे व्यू विजुलाइज करोगे तो ऐसा हुआ, शेयरिंग हो रही है x और y के बीच में, बट y की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है, ये मतलब है ना। तो इसलिए इस पे हल्का सा नेगेटिव क्रिएट हुआ, इस पे पॉजिटिव। तो हम ये बोलेंगे इसकी क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा कुछ? हाँ होगा ना, यानी कि ये बॉन्ड कैसा हो गया? पोलर हुआ कि नहीं? तो वही बोल रहे हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो नहीं हो सकता। हाँ कुछ तो रहेगा। और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो ही होगा। जैसे Cl2 बताओ, Cl2 पोलर है नॉन पोलर? नॉन पोलर है ना, क्योंकि ना ये खींच पा रहा ना ये खींच पा रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि सेम ही एटम है ना, सेम एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों की सेम है, तो जीरो ही हो गया ना। क्लियर हुआ? तो ये चीज है Cl-Cl बॉन्ड, जैसे उसमें वो नॉन पोलर है। पोलर बॉन्ड कौन से हो गए? HCl हो गया, H2O हो गया, ये सब बॉन्ड्स पोलर होते हैं, कोवेलेंट पोलर। और नॉन पोलर में आ गया ये Cl2 हो गया, H2 हो गया, Br2 हो गया, एटसेट्रा। बहुत मजा आ रही है। अब देखो, बताओ ये देखो जरा, अगर मैंने लिखा BF3, ये कौन सा कंपाउंड है? BF3, और मैंने पूछा बताओ ये पोलर है कि नॉन पोलर, तो BF3 का स्ट्रक्चर बना लो पहले, है ना। ठीक है, बताओ ये बॉन्ड पोलर है कि नहीं? हाँ है ना, क्यों है बताओ? F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, और ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा। सो एवरी बॉन्ड हियर इज पोलर, नो डाउट। ये बॉन्ड क्या है? पोलर। बट मॉलिक्यूल पोलर है क्या? देखते हैं। अब बताओ, एक वेक्टर इधर है ना, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर और एक इधर, कैंसिल आउट नहीं हो रहा है? इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा? इधर। और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो आ जाएगा ना। सो यहाँ पे ये डाइपोल, इसको बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट बेसिकली। डाइपोल मतलब जैसे मैंने बताया था, x और y पर डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव, इसको क्या बोलेंगे? यहाँ डाइपोल है, दिस इज अ डाइपोल ना। तो डाइपोल का मेजरमेंट कौन करता है? डाइपोल मूवमेंट करता है, डाइपोल मूवमेंट, जिसको हम म्यू से या म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। और डाइपोल मूवमेंट का फार्मूला क्या होता है? डेल्टा इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मान लो इनके बीच l है। डेल्टा मतलब चार्ज ऑन बोथ, सेम मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, ध्यान दो नहीं तो बता दो। मैग्नीट्यूड क्या है दोनों पे? सेम है चार्ज का। सो डेल्टा मैग्नीट्यूड ले लिया चार्ज का और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना, l। तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ, क्योंकि चार्ज तो स्केलर होता है, लेंथ और डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? वेक्टर। तो इसलिए डाइपोल मोमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ? सुनो मेरी बात, आप ध्यान से सुनो। डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी बता देते हैं। डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब अगर x और y में y इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे दिखाओगे? रिप्रेजेंट एरो ऐसा करके एक एरो बनाओगे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पूछेंगे तो ये डायरेक्शन होगी, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है वही डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। अरे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा था तो उस वही डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ठीक है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे आ जाओ वापस लौट के, बताओ ये बॉन्ड में डाइपोल मोमेंट किधर होगा? इधर होगा। इस बॉन्ड में डाइपोल मोमेंट किधर होगा? इधर। इधर क्या होगा? इधर। तो इंडिविजुअल बॉन्ड्स तो पोलर थे,
बट ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो गया, नॉन पोलर। ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा बिहेव कर रहा है, क्यों, क्योंकि डायपोल मोमेंट जीरो हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है क्या, हाँ है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है क्या, हाँ है। बॉन्ड्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है, बट फिर भी नॉन पोलर हो गया। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, पोलर बॉन्ड होने की कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो नहीं होना चाहिए। ये पोलर बॉन्ड की बात की थी, यहाँ पोलर मॉलिक्यूल है कि नहीं ये पूछ रहा हूँ मैं। इंडिविजुअल बॉन्ड बताओ, सिर्फ मैं बोलता बीएफ बॉन्ड बताओ, बीएफ बॉन्ड पोलर है कि नहीं, हाँ पोलर है। क्यों, क्योंकि डेल्टा ई है नॉट जीरो, तो हम बोलेंगे पोलर बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बट अगर मॉलिक्यूल पूछ लिया BF3 मॉलिक्यूल पोलर है, तो नहीं, पोलर नहीं। क्यों, तो मॉलिक्यूल में हमेशा डायपोल मोमेंट देखो, ठीक है। नेट डायपोल मोमेंट क्या आ गया, जीरो। सो डेल्टा एन की इतनी इज्जत नहीं रह गई। अब किसकी सुनेंगे, डायपोल मोमेंट क्या कहता है ना। सो ये नॉन पोलर इसलिए हो गया, क्लियर हुआ। जैसे ये देखो Cl2 है, तो Cl2 में क्या होगा बताओ, क्या ये पोलर है, अच्छा HCl पोलर है क्या, क्यों पोलर है, पोलर है क्योंकि ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव होता है ना। तो ये क्या होगा, डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, तो ये डायपोल मोमेंट जीरो नहीं हो सकती है। डायपोल मोमेंट जीरो नहीं हुई तो हम क्या बोलेंगे, पोलर मॉलिक्यूल है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हम, एज अ मॉलिक्यूल एज अ होल बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने बॉन्ड समझाया था तुम्हें, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, पोलर बॉन्ड क्या होता है। यहाँ मैं बोल रहा हूँ पोलर मॉलिक्यूल की कंडीशन क्या है, म्यू। तो सुनो मेरी बात, मैं समराइज कर दे रहा हूँ। अगर पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स पूछे, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, तो सिंपली देख लो भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो नहीं है तो हम बोल देंगे पोलर है ना, पोलर बॉन्ड है। आर यू गेटिंग इट। और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो है तो क्या बोल देंगे, नॉन पोलर बॉन्ड है, कोई दिक्कत। लेकिन अगर पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल पूछे, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल या कंपाउंड, तो पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल के लिए क्या देखो, डायपोल मोमेंट देखो, है ना। डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है तो पोलर है, और जीरो है तो नॉन पोलर है, सिंपल, ठीक है, शॉर्ट बता। हाँ समझ में आ गया सीक्रेट, नॉन जीरो आता पोलर है ना। देखो यहाँ पे ये पोलर है क्या, ये पोलर था नहीं, क्यों, डायपोल मोमेंट क्या आ गया, जीरो। जीरो मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। बट ये बॉन्ड अगर हम पोलर, ये पोलर मॉलिक्यूल तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पोलर बॉन्ड बोल रहे हैं ना, सिंगल बॉन्ड पोलर। हाँ ये बॉन्ड तो पोलर था बट मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। ये समझना बहुत जरूरी है, ये आएगा क्वेश्चन इस टाइप के, जेई में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, नीट में जेई। तो कोवेलेंट बॉन्ड को क्लासिफाई कैसे किया गया, पोलर और नॉन पोलर, क्लियर। अब क्लासिफिकेशन एक और तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड को किया गया। अच्छा उससे पहले कुछ सवाल लगा लेते हैं। बताओ ये पोलर है कि नॉन पोलर है, ये पोलर मॉलिक्यूल है नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर है, क्योंकि डायपोल मोमेंट जीरो, मतलब ये इधर खींच रहा है और ये भी इधर खींच रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ये नॉन पोलर होना चाहिए, बट इसमें दो फॉर्म्स बन सकते हैं, सुनो मेरी बात। एक फॉर्म ऐसा बन सकता है, एक ऐसा बन सकता है ना, इस टाइप से। तो यहां से अगर देखो तो ये यहां से क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, ये और ये से खींच के कैंसिल कर रहे हैं ना, तो डायपोल यहाँ तो जीरो है। बट अगर इसका एक और फॉर्म बनाऊं मैं जिसमें ऐसा दिख रहा है, नहीं हो रहा है ना कैंसिल, क्योंकि इन दोनों का नेट इधर जा रहा है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर जा रहा है, इधर।
डायपोल बॉन्ड जीरो नहीं हो रहा है। सो एज अ होल क्या ये, क्योंकि ये बॉन्ड रोटेट कर सकता है, ये बॉन्ड क्या है सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड कैन इज फ्री टू रोटेट, क्या बोलेंगे सिंगल बॉन्ड इज हां इज ऑलवेज फ्री, इज फ्री टू रोटेट। तो सिंगल बॉन्ड क्योंकि यहाँ रोटेट करके इधर चला गया तो डायपोल बॉन्ड क्या हो गया नॉट जीरो। सो ओवरऑल अगर हमें बोला जाए कि ये जो कंपाउंड है क्या ये पोलर है नॉन पोलर है, तो हम बोलेंगे पोलर है, क्या है ठीक है, मतलब इसका डायपोल मोमेंट हम पूरी तरह से जीरो नहीं मानेंगे, क्योंकि दो अगर दोनों केस बन रहे हैं तो ये फॉर्म भी तो कभी कुछ हद तक रहा होगा ना, तो हम इसको नॉन पोलर नहीं बोलेंगे, हम बोल देंगे पोलर ही मानेंगे इसको अभी, है ना, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है, तो याद रखना ये। तो हम यहाँ पे बोल देंगे पोलर, इवन तो इसका एक फॉर्म नॉन पोलर है एक फॉर्म पोलर है, ये नॉन पोलर फॉर्म है और ये फॉर्म क्या है पोलर है। ये नीचे वाला बेटा बताइए, यहाँ बताओ ये पोलर है नॉन पोलर है। जब इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना, इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसा होता है, कैसा होता है ऐसा लीनियर स्ट्रेट चेन, तो ये जितना इधर से खींचेगा उतना इधर से खींचेगा। क्या ट्रिपल बॉन्ड रोटेट कर सकता है? नहीं, ये तो लॉक्ड है ना, इसके डायपोल मोमेंट यहाँ हमेशा क्या आएगी जीरो आएगी ना, हाँ मतलब ऐसे सोचेंगे। करें आगे, तो ये हो गया भाई हमारा फंडा क्लियर। अब कोवेलेंट बॉन्ड का दूसरा क्लासिफिकेशन देखो, और भी तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ये सब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आगे हम करेंगे तो उसके बेसिस पे है एक्चुअली में, बट ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स है बेस्ड ऑन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, समझ रहे हो, वो मैं बाद में डिटेल में कराऊंगा, बट अभी बता दे रहा हूं कि कोवेलेंट बॉन्ड को दो और तरीके से क्लासिफाई किया किसने, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, वीबीटी आगे पढ़ेंगे, वीबीटी अभी डिटेल में करेंगे, हाँ शॉर्ट में बता दे रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड को इसने कैसे क्लासिफाई किया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कैसे क्लासिफाई किया, इसने बोला इट कैन बी आल्सो क्लासिफाइड एज सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ए हीरो टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे फिर, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड को ऐसे लिख लो, पाई को ऐसे लिख लो, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में जो पहला बॉन्ड जब भी मॉलिक्यूल के बीच में बनता है वो क्या होता है सिग्मा, जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है ना पहला, उसको क्या बोलेंगे सिग्मा। और अगर कोई मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड बन रहा है तो एक पहला जो सिग्मा है और दूसरा क्या बोलेंगे, तो पहले कौन बनता है हमेशा सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म फर्स्ट। और अच्छा बताओ पहले आगे लिखने से पहले, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, एक सिग्मा पहले बन गया और बाकी दो पाई बाद में बन गए, है ना, सो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई याद रखोगे, सो हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिफोर पाई बॉन्ड, है ना, बिफोर पाई बॉन्ड जनरली सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिफोर पाई बॉन्ड। कुछ मॉलिक्यूल है C2 वगैरह इसमें पाई
पहले होता है, अब ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो अब ये देखो, हमें क्या उस समय नहीं पढ़ना, हमें सिग्मा बॉन्ड मान लेना है क्या हमेशा ही पहले बनेगा हमारे सिलेबस में पाई बॉन्ड से, ठीक है। क्लियर हो गया। तो विच इज वीकर, विच इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, पहले तो याद रखो, इज स्ट्रॉन्गर देन पाई। Therefore, in a reaction, which bond will break first? Huh? First pi bond will break, ना? First pi bond breaks. कभी भी सिग्मा बॉन्ड पहले ब्रेक नहीं करेगा क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है ना। अरे आपने रिएक्शन ऐसी देखी होगी 10th में जब आप थे CH2 H2 के साथ कराते थे, तो ये एक पाई बॉन्ड टूटता था कि नहीं, एक पाई, और CH3 बन जाता था। एल्कीन से एल्केन बनता था, एल्कीन से एल्केन, निकल प्लैटिनम हीट हीट करते थे आप, तो एल्कीन से एल्केन बना, मतलब क्या हुआ, पहले कौन सा बॉन्ड टूटा, कौन सा बॉन्ड टूटा, पाई बॉन्ड। क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड इज वीकर, तो पाई टूट गया तो सिग्मा तो इंटैक्ट रहा ना, समझ रहे हो वो चीज। तो क्या वापस आते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे, अभी सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे ये हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अभी बस शॉर्ट बता दिया, तुम्हें जानना ये है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या है सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल में एक सिग्मा दो पाई, ठीक है। बस पता नहीं कौन कर रहा ही नहीं जा रहा उसको, नहीं कौन है देख। आज थर्सडे है क्या, थर्सडे डैडी नहीं नहीं अच्छा टीचर डिपॉजिटेड सामान अब किसका है फिर भाई, कितना डलवाएंगे, अरे कितना डलवाएंगे, क्यों पढ़ रहे हैं, हालात में क्यों पढ़ रहे हैं। क्या हो गया तुम लोग को हीरो लोग, मजा आ गई, क्या बोल रहे हो, मजा आ गया, नहीं आ रही मजा, मिटा रहे हो, ठीक है। तो अब लिख लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अभी तक हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड देखा था, हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें लिखो जनरली पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट क्या, कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं, बॉन्ड नहीं कंपाउंड, जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं इनकी पे आप क्या क्या खासियत होती है बताओ। दे आर जनरली गैसेस और लिक्विड्स होते हैं ना, बट सम कैन बी सॉलिड्स कब होते हैं, व्हेन दे हैव हाई मॉलिक्यूलर मास। अगर हाई मॉलिक्यूलर मास है तो कैसा बिहेव करते हैं वो, सॉलिड भी हो जाते हैं, समझ में आई बात। So covalent compounds having low molecular mass will generally be gases or liquids, but if they have high molecular mass they can act as solid, जैसे आयोडीन I2 है but ये solid होता है, ठीक है। नेचर ऑफ, और ये डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, इट इज डायरेक्शनल इन नेचर, मतलब इनका फिक्स्ड क्या होता है, डेफिनेट शेप, दैट मींस इनके फिक्स्ड डायरेक्शन में ही एटम्स लगे होते हैं, तो इनका एक डेफिनेट शेप होता है, समझ रहे हो। कोवैलेंट बॉन्ड आयनिक क्या होता था, डेफिनेट शेप होता था, नहीं होता था ना। अरे NaCl को मैं ऐसे लिखूं, चाहे मैं NaCl को ऐसे लिखूं, चाहे NaCl को ऐसे लिखूं, कैसे भी लिखूं, हाँ है ना,
डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होते थे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करता था, बताया था, बट ये कैन शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, कैन शो। वो अभी क्या है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे, अभी टेंशन हो। थर्ड, मेल्टिंग पॉइंट्स आर लो एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। उसमें क्या होता था, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई, इनके जनरली लो है, हमेशा नहीं है, जनरल, ये सब जनरल प्रॉपर्टीज है। एंड दे डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, dissolve in organic solvents easily but not in water, बहुत ज्यादा वाटर में डिसॉल्व नहीं करते ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इजीली। वाटर में कौन डिसॉल्व करेगा, पोलर कोवेलेंट वाला, और नॉन पोलर कोवेलेंट किस में डिसॉल्व करेगा, ऑर्गेनिक मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट है ना। पोलर विल डिसॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर विल डिसॉल्व इन नॉन पोलर, डिसॉल्व इजीली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बट नॉट इन वाटर, मतलब थोड़ा थोड़ा डिसॉल्व करेंगे। देखो कोई भी चीज परफेक्टली इनसॉल्युबल नहीं होती, ठीक है। एंड नो नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करते है ना, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट करता है कि नहीं। सो ग्रेफाइट में कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, फिर भी वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है ना। अरे आयनिक कंपाउंड्स क्या होते थे, इलेक्ट्रिसिटी को सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते थे, बट लिक्विड या मोल्टेन स्टेट में, एक्वा स्टेट में करते थे, बट ये किसी भी स्टेट में नहीं करते हैं, बस ओनली ग्रेफाइट कैन कंडक्ट, ओनली ग्रेफाइन कैन कंडक्ट, ये डिसेंट ठीक ठाक कंडक्टर होता है। एंड देयर रिएक्शंस आर स्लो, रिएक्शंस आर स्लो, आयनिक रिएक्शंस क्या होते थे, फास्ट, और ये कोवेलेंट है तो इनके रिएक्शंस क्या होता है, स्लो, सिंस दे आर मॉलिक्यूलर इन नेचर, सिंस दे आर मॉलिक्यूलर इन नेचर, और मॉलिक्यूल्स के रिएक्शन स्लो होते हैं, मॉलिक्यूलर इन नेचर। सो these are some of the characteristics of covalent bond also here. तो कोवेलेंट बॉन्ड भी क्लियर हो गया है ना, कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आया। अब कोवेलेंट बॉन्ड जैसे ही एक बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी एक होता है, तो वो समझ लीजिए। इसी को जो लिखो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट। अभी तक हमने कौन से बॉन्ड बने, आयनिक बॉन्ड पढ़ा जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते थे, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, और अब हम पढ़ने आ रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको हम लोग सेमी पोलर बॉन्ड भी कहते हैं या डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, समझ रहे हो, ये सब नाम है इसके। डेटिव बॉन्ड, कोआयनिक बॉन्ड, कोआयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी कहते हैं, ये सब टाइप के इसके नाम है। सेमी पोलर, डेटिव, कोआयनिक, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड, ठीक है। एंड इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रीटेड एज कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ तो कोवेलेंट बॉन्ड है, फिर चालू हो गया तुम उस दिन भी डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, ट्रीटेड एज कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है।
देखो होता क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड और इसमें अंतर समझो पहले। क्या अंतर है? अंतर ये है कि जब x और y कोवेलेंट बॉन्ड बनाते तो x अपना इलेक्ट्रॉन देता था और y, अपना इलेक्ट्रॉन। तो तब जब दोनों अपना इलेक्ट्रॉन देते एक बॉन्ड बन गया कि नहीं, है ना। अब देख ये हो गया कोवेलेंट, ये क्या हो गया। और कोऑर्डिनेट में क्या होता है, कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि ये दो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने के लिए कोई एक स्पीशीज दे रहा होता है। मतलब कंडीशन क्या है, इसको बोलेंगे डोनर एटम, इसको क्या बोलेंगे, और इसको एक्सेप्टर। और इसको कितने की रिचनेस है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो। जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो, 2 या 2 से ज्यादा एक्स्ट्रा हो, और इसके पास एक्सेप्टेंस करने की सिर्फ 2 ही पोजीशंस हो, 2 चीजों की कमी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी, तभी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा, ये भी अंत में दिखेगा ऐसे ही, है ना, दिख तो ऐसे ही रहा है, क्योंकि इसने जब बॉन्डिंग शेयरिंग में डाली, जैसे इन दोनों ने अपनी अपनी शेयरिंग करी, इसने डाली शेयरिंग में और इसने एक्सेप्ट करी, है ना, पर क्या हुआ बताओ, कोवेलेंट है, अंत में तो कोवेलेंट ही बना ना, तो इट इज बिहेविंग एज अ, लेकिन इसको ऐसे नहीं दिखाएंगे हम, कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाते हैं, x ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे डिनोट कर देते हैं, एरो ऐसे बना देते हैं, ये डोनर और ये एक्सेप्टर, या फिर हम x पे प्लस डाल देंगे और y पे माइनस, क्योंकि x ने इलेक्ट्रॉन कर दिए, शिफ्ट किए ना, कितने इलेक्ट्रॉन इसको दिए शेयर करने के लिए, एक। शेयरिंग यहाँ पे भी हो रही है, ये आयनिक बॉन्ड नहीं है ना, को आयनिक बोल देते, बट आयनिक नहीं है, ये क्या है, शेयरिंग अभी भी हो रही है ना, बट यहाँ शेयर करने वाला है 2, मतलब एक ही आदमी दे रहा है दोनों चीजें। जैसे मान लो मैं 2 चॉकलेट लाया और मैंने बोला भाई एक तुम ले लो, और तुम उसमें से भी मुझसे शेयर करने लगे। मैं किटकैट लाया और एक कैडबरीज लाया, मैं तुम्हें कैडबरीज दे दी, अब हम दोनों मिलकर शेयर कर रहे हैं, ये हो सकता है ना। तो ये उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और एक केस हो सकता है मैं कैडबरीज लाया, आप किटकैट लाए, और तब भी हम शेयर कर रहे हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड है। समझ में आया, ठीक है ना। तो ये चीज होती है, तो कोवेलेंट बॉन्ड तो समझ में आया। इसने बेसिकली अल्टीमेटली कितने इलेक्ट्रॉन इसको दिए शेयरिंग करने के लिए, एक, तो इस पे एक पॉजिटिव चढ़ा, और इसने कितने लिए, एक, तो इस पे कितना नेगेटिव चढ़ा, एक नेगेटिव चढ़ा ना, 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे पर चढ़ा एक ही है, हाँ, इमोजी, ठीक है, समझ में आया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बताओ हम एग्जांपल क्या है इसका, हाइड्रोनियम आयन, H3O+ क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन, उसके अंदर क्या होता है, कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना, क्या होता है, डेटिव बॉन्ड होता है उसमें। कैसे, ये देखो, अरे देख लो, बताओ H2O, अरे और पहले बताओ वाटर पे कितना होता है, वाटर कैसा दिख रहा होता है, 2 लोन पेयर होते हैं कि नहीं उसमें, होता है ऐसा स्ट्रक्चर, बताया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, H+ आया पास में, क्या आया, अब H+ को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए, 2, तो यहाँ एक्सेप्टर बन सकता है, और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है लोन पेयर में, तो ये बोलेगा भाई चलो हम लोग भी शेयरिंग करते हैं, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन देता हूँ, देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, ऐसे ही तो बन गया, अरे हाँ यार यही तो हो गया, ऐसे दिखा दिया, और ये प्लस यहाँ पे था, है ना। अब जब ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, HOH, मान लो मैंने यहाँ पे प्लस डाला, यहाँ पे मैंने एक H लिखा और इस पे प्लस डाला, और इस पे क्या डाला, माइनस, माइनस तो नहीं डालेंगे क्योंकि न्यूट्रलाइज हो गया ना, अरे H+ तो न्यूट्रलाइज हो तो माइनस नहीं डालेंगे, तो H3O+ तो ऐसे भी तो स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और इस पे हमने क्या डाल दिया, क्लोन पेयर प्लस, अरे गेटिंग इट आंसर, या तो ऐसे बनाओ या ऐसे बना दो, है ना, ये भी, ये स्ट्रक्चर ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, मतलब H2O H+ के रिएक्शन में हमेशा H3O+ क्यों बनेगा, H2 और H+ कहीं भी लिखा हो इसका क्या मतलब है, H3O+, मतलब पानी को एसिडिक मीडियम में डालो, एसिडिक मीडियम में क्या होता है, H+, पानी को एसिडिक मीडियम में डालोगे तो हमेशा क्या फर्निश होंगे, हाइड्रोनियम आयन, रट लो, आयनिक इक्विलिब्रियम में काम आएगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम में काम आएगा। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बनता है, H3O+ में इस वाले स्पीशीज में कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट, ठीक, देख सकते हैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ बना हुआ है, ये कोवेलेंट है और ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है, यहाँ ये डोनर है, ये एक्सेप्टर, क्लियर हुआ। अबे एक डोनर तो चाहिए, ठीक है ना, नॉलेज ट्रांसफर होगा तभी तो तुम एक्सेप्ट करोगे नॉलेज को।
ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ में आ गया ना। इस तरह से एक और चीज में होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अमोनियम आयन में है ना। अमोनियम आयन, ये कौन सा आयन है बोलो? अमोनियम आयन में भी कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट। कैसे बन रहा होगा? देखो NH3 है, NH3 अमोनिया होता है गैस, अरे हाँ या ना? और अमोनिया गैस ने जब H+ को अटैक किया तो क्या बन गया? NH4 कैसे बना होगा? NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड H के साथ, इसी को तुम NH4+ बोल देते हो। अरे NH4+ से बोलो कि N पे पॉजिटिव चढ़ा ना और H न्यूट्रलाइज हो गया ना, ऐसा दिख रहा है यार, इसलिए अमोनियम आयन बोल देते हो इसको। ऐसे ना ठीक है, और अब आपका लास्ट टॉपिक आज का, फिर अगली क्लास में एक सेकंड छोटा सा टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। ठीक है ना, सो फॉर्मल चार्ज, जब हेडिंग डाल दो फॉर्मल चार्ज, ये लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है ना। फॉर्मल चार्ज FC से डिनोट, इसको हम FC लिख देंगे। तो फॉर्मल चार्ज क्या है? इट इज डिफाइंड एज द चार्ज प्रेजेंट ऑन इंडिविजुअल एटम, ठीक है, इसी को कहते हैं क्या? फॉर्मल चार्ज। और फॉर्मल चार्ज का जो फॉर्मूला होता है, इससे हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन एन एटम माइनस हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेयर्ड, मतलब बॉन्ड पेयर, बॉन्डेड माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया फॉर्मल चार्ज का फायदा। और फॉर्मल चार्ज क्या फायदा करता है? इससे हेल्प अस टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन एटम इन अ मॉलिक्यूल। कोई मॉलिक्यूल है, उसमें हर एक एटम पे इंडिविजुअल चार्ज कितना हो सकता है वो बताता है ना। जिससे जैसे O3 है, O3 क्या है? ओजोन मॉलिक्यूल है ना। अरे ओजोन है, अब ओजोन न्यूट्रल है कि नहीं? हाँ, नेट चार्ज क्या है इस पे? 0। तो हमें इंडिविजुअल चार्ज जानना है, लेकिन हर एक ऑक्सीजन एटम पे अपने को जानना है क्या चार्ज है ना, ओजोन में। समझ रहे हो? तो कैसे जान सकते हैं? तो इस मेथड से जान सकते हैं, ठीक है ना? So let us now calculate the charge on each atom in ozone. करो कैसे करेंगे बताओ? फर्स्ट वाले में ये देखो, इस पे लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, ये लोन पेयर भी तो बनाओगे। यहाँ कितने लोन पेयर? 2। यहाँ कितने लोन पेयर? 4। अरे हाँ है ना, हाँ लोन पेयर है ना। अरे ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है ना। 3 बॉन्ड बनाया तो उस पे पॉजिटिव चढ़ गया, वो मैंने नहीं दिखाया। अरे कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ बन रहा है, ठीक है ना। ये हम लोग ने दिखाया लेकिन कोवेलेंट जैसा है, ठीक है ना। मान लो मैंने तुम्हें ओजोन का स्ट्रक्चर दिया, अब तुम्हें रट लेना है ओजोन का ऐसे ही बनाना है। बताओ फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट कार्बन और फर्स्ट ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन पे क्या फॉर्मल चार्ज? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन पे? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 होते हैं ना एक ऑक्सीजन पे जनरली। और हाफ बॉन्डेड मतलब कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है? 1 और 2। अरे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे कितने हैं? 2। बॉन्ड पेयर 1 है लेकिन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तो 2 है ना। बॉन्ड पेयर 1 है पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2 है। माइनस
नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने 1 2 3 4 5 6 है ना, मतलब 3 लोन पे है, मतलब कितने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 6। तो यहाँ पे आ गया कितना -1 आ गया कि नहीं, यानी कि इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है फॉर्मल -1। सेकंड वाले पे देखो फॉर्मल चार्ज ऑन 2 कैसे करेंगे बताओ। फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड ऑक्सीजन कैसे आएगा, 6 तो फिक्स है -12 इनटू 6 -2। देखो सही लिखा है, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन पे 6 होते हैं, ये तो पता है, ये 2,6 लिखते हो ना तुम, माइनस हाफ क्या है नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है ना, और नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं 1 और 2 है ना। तो इसको सॉल्व करो कितना आएगा +1। और फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड एटम देखो, थर्ड ऑफ ओजोन एटम ये वाला, इस पे क्या है 6 माइनस हाफ इनटू कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 माइनस कितने लोन पेयर है, मतलब लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4, तो कितना है 0। तो बताओ इसको ऐड करो 0, तब भी 0 आया। न्यूट्रल नेट चार्ज तो 0 आना भी चाहिए था, तो इंडिविजुअल चार्जेस का सब 0 आ गया। तो इंडिविजुअल चार्ज क्या है हर एक ऑक्सीजन पे -1 +1 एंड 0, इसी को फॉर्मल चार्ज कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। एग्जाम में तुम ये करके जाओगे, आएगा क्या कार्बोनेट आयन बनेगा, बताएंगे, ठीक है। तो अभी ये कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। फॉर्मल चार्ज निकाल लोगे एग्जाम में याद रखना, फॉर्मल चार्ज निकालना है तुम्हें S का in SCl2 है ना, सल्फर इन SCl2 में सल्फर का फॉर्मल चार्ज निकालो। फाइंड, ये क्वेश्चन करके आना, फाइंड फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर इन SCl2, ठीक है। याद रखना आंसर क्या आना चाहिए तुम्हारा, जब सॉल्व करोगे 0 आएगा। सल्फर पे क्या हो जाता है चार्ज 0, ठीक है। सॉल्व करना फॉर्मूले से। दूसरा फॉर्मल चार्ज ऑन क्या है कार्बन, नहीं ऑन ऑल एटम्स है ना, इन CO2 इन कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस आयन। कार्बोनेट आयन में जितने भी एटम है, कौन कौन से एटम है, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, इन पे कितना फॉर्मल चार्ज है हर एक एटम पे, वो आपको होमवर्क निकालना, ठीक है। तो 1 कार्बन पे आएगा, होमवर्क बता देना, होमवर्क में ये होगा कार्बन जब तुम निकालोगे तो 0 आएगा, और ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन पे क्या आएगा -1, और 1 ऑक्सीजन पे आएगा 0। करके देखना, ठीक है। इसके लिए इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर सही से नहीं बनाया तो नहीं आएगा, आंसर गलत आ जाएगा। भाई कार्बोनेट का स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4, तो 1 2 3, ऑक्सीजन में कितने 3, बट ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है 2, ऑक्सीजन तो 2 बनाता है ना, तो एक डबल बॉन्ड बन गया, पर ये दोनों क्या 2 बना पाएंगे नहीं, क्योंकि कार्बन की फिर दिक्कत हो जाएगी। -2 चढ़ा है, इसीलिए तो चढ़ा है कि माइनस के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेता है ना ऑक्सीजन, माइनस क्या से। तो ये कार्बोनेट का स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या करना, तुम पहले लोन पेयर चिपका देना, इधर कितने 2 लोन पेयर, इधर भी 1 2 है ना, और इधर भी कितने 1 2। अब निकालना तुम, समझ रहे हो, ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने 6, इस पे कितने 4, और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने 2 2, और यहाँ पे 4। तुम निकाल लोगे अब हर एक एटम पे, मतलब समझा दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप कंटिन्यू करते हैं डिटेल में, ठीक है ना।